नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जोली अपने रहस्य धारा चैनल में आज फिर आपके सामने वास्तु सीरीज का तीसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। पिछले वीडियोस में आपने वास्तु के इतिहास, वास्तु पुरुष की उत्पत्ति और बहुत सारे मैथोलॉजिकल स्टोरीज आपने मेरे द्वारा सुनी थी, पर आज हम टॉपिक के अंदर थोड़ा सा बढ़ेंगे। देखिए, हम सबको पता है कि वास्तु का मतलब क्या है। जहाँ वास होता है, जहाँ निवास होता है, जहाँ हम रहते हैं, उस सब चीज़ों का जो हम पर असर होता है वही वास्तु है। जैसे अगर हम किसी कुर्सी पे भी बैठे हैं, अगर कुर्सी आपके अनुकूल नहीं है तो वो वास्तु आपके अनुकूल नहीं है। अगर हम कार में बैठे हैं, कार आपके अनुकूल नहीं है तो वो आपका वास्तु सही नहीं है। तो जो भी हिस्सा है जिसमें हम अपना समय स्पेंड करते हैं, वहाँ की ऊर्जाएं आपके अनुकूल होगी तो वही वास्तु है। तो आज का मैं टॉपिक स्पेशल क्या लेना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मिथ्स चल रहे हैं आजकल। प्रॉपर्टी डीलर जब मकान बेचते हैं तो बड़े अजीब अजीब बातें करते हैं, या लोग खरीदने वालों ने भी कुछ ऐसे नियम बना रखे हैं कि तो टी वाली लैंड है, ये गोमुखी है, ये सिंहमुखी है। अब इनके पीछे का साइंस क्या है? क्या हर टी वाली लैंड खराब होती है? क्या गोमुखी क्या सचमुच परिवार के लिए अच्छी होती है? तो इस तरीके की अनेक भ्रांतियां हैं। उन सारी भ्रांतियों को आज मैं दूर करूंगा इस अपने चैनल के इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक मैं ले रहा हूं सिलेक्शन ऑफ लैंड। सिलेक्शन ऑफ लैंड में वैसे तो बहुत कुछ देखा जाता है, पर मैं उन मुख्य बातों को लूँगा जो बहुत 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 ज़रूरी हैं और जिनमें लोगों को कहीं ना कहीं गलत कॉन्सेप्ट भी लोगों के बीच में गए हुए हैं। वही सारी चीज़ें आज मैं आपकी भ्रांतियाँ दूर करूँगा इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ लैंड के बहुत सारे हिस्से हैं, पर मैं सबसे पहले उन मिथ से शुरू करता हूँ कि जहाँ तक सबसे पहले लोग क्या कहते हैं कि उसका शेप कैसा होना चाहिए। तो नॉर्मली शेप जो है वो स्क्वायर चलेगा, स्क्वायर बहुत अच्छा है, एक सिस्टमेटिक है। देखिए, आज मैं आपको एक कुछ बताता हूँ। जो मेरे पैरों से लेकर सिर तक की लंबाई है, या किसी भी इंसान की पैरों से लेकर सिर तक की जो लंबाई होती है, और अगर मैं अपने दोनों बाजुओं को खोल दूं तो ये चौड़ाई हो गई। तो मेरे इस बाजू के उंगली से इस बाजू की उंगली तक की चौड़ाई और मेरे पैरों से लेकर सिर तक की जो लंबाई है, ये करीब करीब अगर इसको हम बंद करेंगे तो ये एक स्क्वायर बनेगा। तो हमारा शरीर एक सिस्टमेटिक है। तो जो वास्तु है, अगर उसी सिस्टम में हम रहेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। परंतु क्योंकि मकान चौकोर नहीं होते, 90% मकान आयताकार होते हैं, तो आयताकार भी चलेंगे, पर उसमें भी एक लिमिट है। वो लिमिट क्यों है उसका कारण भी बताएंगे। तो जो आयताकार मकान होते हैं उसकी जो चौड़ाई और लंबाई का रेशो है वो मतलब 1/1/1.5 होना चाहिए, मतलब 1 और 1.5 के का रेशो होना चाहिए। परंतु ये रेशो कई बार हमें जब लैंड खरीदने जाते हैं और एक कॉलोनी कटी होती है तो वो हमारे अनुसार नहीं होती, वो बिल्डर के अनुसार होती है। तो वो जो रेशो है उसमें अगर उससे कुछ भिन्न भी मिल रहा है तो हम ले सकते हैं, और उसका जो लास्ट लिमिट है वो है दुगने तक। जैसे कि 35 फीट की चौड़ाई है तो 60 फीट तक की लंबाई हो सकती है, पर 60 फीट से ज़्यादा होते ही उसमें दो शुरू हो जाएंगे। हम उसे डंडाकार कहते हैं। चलिए मैं समझाता हूँ बोर्ड पर डंडाकार के नुकसान क्या है। डंडाकार का मतलब होता है जहाँ डंडे चलते हों। अब डंडे चलने का मतलब मारपीट नहीं होता, संघर्ष होता है। हम डंडा कब उठाते हैं? जब जिंदगी शांति से नहीं चल रही तभी डंडा उठाना पड़ता है। तो जीवन के अंदर संघर्ष बढ़ जाते हैं। जो हमारा जनरल लाइफ है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है, हम पिस जाते हैं। क्यों पिस जाते हैं? हम तभी पिसते हैं जब हमारे जीवन में कुछ मूलभूत चीज़ों की कमी हो जाए और कुछ मूलभूत चीज़ों से ज़्यादा हो जाए, जो उसकी रिक्वायर्ड ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो जाए। तो ये जो डिसबैलेंस है, ऐसे में इंसान का जीवन खराब हो जाता है। चलिए पहले इसी पे चर्चा करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई लंबी लैंड है। ये आपको एक लैंड मिली है जिसकी चौड़ाई से लंबाई बहुत ज़्यादा है। जब चौड़ाई से लंबाई बहुत ज़्यादा है तो इस सेंटर से अगर आप दिशाओं को देखें, मान लेते हैं ये ईस्ट फेसिंग है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, नहीं ये आपका साउथ है, और ये आपका नॉर्थ है। ठीक है। तो इसके अंदर जब सेंटर से आप दिशाओं का निर्धारण करेंगे
तो आप जो 45-45 डिग्री की 4 दिशाओं की बात कर लेते हैं, 8 दिशाओं को तो बाद में बात करेंगे, पहले सिर्फ 4 दिशाएं, चलो 8वां दिशाएं बात कर लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ईस्ट आपको इस प्रकार से मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट आपको इस प्रकार से मिलेगा, जो नॉर्थ है वो बहुत छोटा मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही एक दिशा ये मिलेगी, एक दिशा ये मिलेगी, इस प्रकार से हमें दिशाएं मिलेंगी। तो हम देखते हैं कि जो साउथ दिशा और नॉर्थ दिशा है बहुत छोटी मिल रही है, और आपको ईस्ट और वेस्ट दिशा बहुत बड़ी मिल रही है। इस प्रकार से जब आप डायरेक्शन जोन निकालोगे तो कुछ दिशाएं स्क्वीज हो जाएंगी, कुछ दिशाएं बहुत बढ़ जाएंगी, तो हमारे जीवन में बैलेंस बिगड़ जाएगा, और बैलेंस बिगड़ने की वजह से हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। ये तो हुई जनरल शेप ऑफ लैंड की। जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी ज़मीनें होती हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं, पर हम उसमें से परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट रेक्टेंगुलर निकालने के बाद तो हम जो बाहर की ज़मीन है उनको किसी और यूज़ में ले सकते हैं। पर अपनी ज़मीन से उसको कट करने के बाद उसमें आप अपनी सब्जियां उगाओ, फल उगाओ, या किसी और दूसरे काम में ले लो, पर अपने मुख्य वास्तु को मत बिगाड़ो। तो ये तो हुआ शेप ऑफ लैंड का। इस शेप ऑफ लैंड में जो सबसे ज़्यादा भ्रांतियां और गलतियां करते हैं लोग बाग, वो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का बढ़ना अच्छा होता है। ये मैंने अपने जीवन काल में बहुत अनुभव किया। तो सबसे पहले तो कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लैंड अच्छी होती ही नहीं है। देखिए मैं इसको समझाता हूँ ढंग से। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 4 प्रकार की लैंड्स हैं, चारों मैं डिज़ाइन बना के आपको बताता हूँ। एक है आपके पास बिल्कुल स्क्वायर है, एक है आपके पास आयताकार। तो ये जैसे कि आयताकार को भी अपन ने सही बताया था, वर्गाकार को भी बताया था, इसी प्रकार से हम कुछ टेढ़ी मेढ़ी लैंड भी लेते हैं। जैसे कि मैंने एक लैंड ये ली और एक लैंड मैंने ये ली। चलिए मैं 4 क्या 2 और बना देते हैं, और फिर ढंग से भी समझते हैं चीज़ों को। मैं कुछ और भी एक्सपेरिमेंट आपको देता हूँ। एक मैंने ये बनाई और एक मैंने ये बनाई। ये सारी की सारी लैंड्स को हम लोग समझेंगे कि देखिए ये तो अच्छी है, जो जैसा मैंने बताया, इसमें कहीं ना कहीं ऊर्जाएं कहीं ना कहीं सेटल्ड है, इसमें भी ऊर्जाएं सेटल्ड हैं, परंतु इनमें ऊर्जाएं सेटल्ड नहीं है। वास्तु क्या कहता है कि वास्तु के अनुसार अगर हम ऊपर को नॉर्थ माने, साउथ माने, ईस्ट माने और इसे वेस्ट माने, तो हम कहेंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है। इसके अंदर हम क्या कहेंगे, ऐसे में ये साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है, और इसमें क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है, और हम इसमें बोलेंगे कि नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है। तो हमारे हिसाब से जो लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है, उनके हिसाब से ये भी सही है और यह भी सही है, और उनके हिसाब से ये दोनों गलत है। मेरा मानना ये है कि हमें कोई बढ़ा हुआ नहीं चाहिए, मकान ऐसा ही होना चाहिए। परंतु जब सिलेक्शन ऑफ लैंड कर रहे हैं और हमारे को शायद कोई अच्छी डील मिल जाती है और उसमें कुछ टेढ़ा मेढ़ापन है, तब हमें इन दोनों की जगह ऐसे मकानों को हम चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तकलीफ कम है इनसे। तो मैंने एक व्यक्ति का वास्तु किया, मैंने बहुतों का वास्तु किया, तो उसमें जो उस व्यक्ति का जो वास्तु किया, जो पर्टिकुलर जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा है कि उसको मैंने, बहुत अच्छी लैंड थी उसकी, जयपुर के अंदर ही था। मैंने उसे कहा कि मैंने उसे पूरा डिज़ाइन बना के दिया, पर उसने कहा नहीं नहीं साहब, मुझे तो नॉर्थ ईस्ट बड़ा करना है, और वो माना ही नहीं। और उसने नॉर्थ ईस्ट टेढ़ा करके ही माना, उसने अपनी दीवार टेढ़ी बनाई। और अगर आप जब टेढ़ी बनाते हो तो जब नॉर्थ ईस्ट बढ़ता है तो आपका नॉर्थ वेस्ट घटता भी है। या अगर हम इस नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर साउथ ईस्ट कट भी रहा है। तो जब साउथ ईस्ट कट रहा है तो वो शुक्र का कोण है, आपकी वैभवता को भी कम करेगा। यहाँ पर अगर नॉर्थ वेस्ट कट रहा है तो वो चंद्रमा का कोण है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में मानसिक शक्ति का भी हास होगा। तो मैं मानता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का बढ़ना शुभ क्यों होता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि जो बृहस्पति का कोण है उसमें हमारे जीवन की हर चीज़ की प्राप्ति है। ईश्वर की कृपा की प्राप्ति है, हमें संतान की प्राप्ति है, शिक्षा की प्राप्ति है, धन की प्राप्ति है। तो जब सारी प्राप्तियां होती हैं तो लोग सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को बढ़ा दिया जाए, ज़बरदस्ती बढ़ा दिया जाए। तो ज़बरदस्ती नहीं बढ़ाना। सिलेक्शन ऑफ लैंड के टाइम पर अगर ऐसी कोई भूमि प्राप्त होती है तो उसको फिर भी हाँ कर सकते हैं, इन भूमियों को बिल्कुल ना नहीं, मतलब हाँ नहीं कर सकते। तो मेरा एक ही मानना है कि जब भी सिलेक्शन ऑफ लैंड करें तो आपकी भूमि बिल्कुल चारों कोनों से 90 डिग्री पे होनी चाहिए। ये सब 90 डिग्री पर होने चाहिए।
अब जैसे ये है, इसमें ये कोण बढ़ गया और इसमें कोण घट गया, तो ये नहीं होना चाहिए। और अगर होता भी है तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट अलाउ है, क्योंकि उसके अंदर कुछ गुंजाइश है अच्छेपन की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक एनआरआई थे, वो अमेरिका से भारत शिफ्ट हुए थे, मतलब वहाँ पर उन्होंने बहुत कमाया, उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी भारत में ही बिताना चाहता हूँ। आने के बाद उन्होंने एक बिल्डिंग ली, करीब 3 मंजिल की बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग में उन्होंने जिसके साथ भी बिजनेस किया उसने उनको धोखा दिया। एक बार एक बच्चे को उन्होंने अपने साथ जोड़ा कि तुम सारा बिजनेस करो, वो अपने फैमिली को ले आया, उसने वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की, पुलिस की मदद से वो छूटा। ऐसे करके एक के बाद समस्याएं आती गई, पर समस्याओं का समाधान भी हो जाता था। देखते हैं उनके मकान में क्या समस्या थी और मैंने उसको कैसे समाधान किया। उनका मकान बर्फी नुमा था, जैसे कि यहाँ से भी बड़ा था और यहाँ से भी बड़ा था, तो उसका नॉर्थ ईस्ट भी बड़ा था और साउथ वेस्ट भी बड़ा था, और सड़क ऐसे जा रही थी। तो नॉर्थ ईस्ट बढ़ने की वजह से उनको शायद समाधान भी मिल जाते थे, और साउथ वेस्ट बढ़ने की वजह से उनके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती थी। राहु है षड्यंत्र, राहु है कुछ ना कुछ धोखा, तो जिसके साथ पार्टनरशिप की उसी ने धोखा दिया और गुरु की कृपा से बच भी जाते थे। तो ये सारी बातें हैं कि हम जबरदस्ती टेढ़ा ना बनाएं। अगर मकान आपका सीधा है, क्योंकि ये अनुभव किया है मैंने, मेरे लाख मना करने पे उस व्यक्ति ने टेढ़ा ही बनाया और आज उसके जीवन में कुछ समस्याएं आ रही हैं, और मैंने उनको समझाया, मेरी उन्होंने उस बात को नहीं माना, किसी किताब में पढ़ा होगा, किसी और ने ज्ञान दिया होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट बड़ा है तो तकलीफ़ें कम होंगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत कुछ बचा लेगा हमें, उसका आशीर्वाद हमें बचा लेगा, पर तकलीफ़ें नहीं होंगी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि पहला जो मिथ है वो है कि नॉर्थ ईस्ट बड़ा होना बहुत शुभ होता है। शुभ नहीं होता, वो बाकी टेढ़े मेढ़े मकानों से बेटर होता है। ठीक है, अब दूसरे मिथ पर जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा चलता है सिलेक्शन ऑफ लैंड में, वो है गोमुखी और सिंहमुखी मकान। ये होता क्या है, इसका थोड़ा सा समझते हैं, इसके पीछे मान्यता क्या है, और जो बिजनेसमैन है, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वो भी इसको बड़ा भुनाते हैं। ये इतना ज़्यादा चल रहा है, कुछ लोग सिंहमुखी और नाहरमुखी बोलते हैं, और एक है गोमुखी शब्द। और जो मिथ चल रहा है कि घर के लिए गोमुखी अच्छा और बिजनेस के लिए सिंहमुखी या नाहरमुखी अच्छा होता है प्लॉट। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। दोनों ही प्लॉट अच्छे हो सकते हैं और दोनों ही प्लॉट खराब हो सकते हैं। दोनों में नियम वही लगेगा जो टेढ़े मेढ़े मकान में लगता है कि नॉर्थ ईस्ट बड़ा होना चाहिए। क्या होता है कि इसके पीछे की जो भावना है वो सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक भावना है। सिंबॉलिक क्या है कि गाय को एक शांति प्रिय जानवर माना है, जहाँ पूर्ण शांति है, सुख है। शेर को एक अग्रेसिव जानवर माना है। तो अब शेर की शेप कैसे होती है, शेर का सीना चौड़ा होता है, और आप कभी भी शेर की फोटो देखेंगे तो उसका पेट बहुत पतला होता है। और अगर गाय को देखें फ्रंट से तो गाय का अगला हिस्सा छोड़ा पतला होता है और पीछे का जो हिस्सा है बहुत चौड़ा होता है। तो जो भी मकान आगे से छोटे और पीछे से बड़े हों उनको गोमुखी कहते हैं, और जो मकान आगे से फ्रंट जिनका बड़ा हो और जिनका बैक छोटा हो वो सारे के सारे सिंहमुखी कहलाते हैं। तो इसमें सिंबॉलिक क्या है कि लोग मानते हैं कि घर में शांति होनी चाहिए, गाय जैसा जीवन होना चाहिए, तो घर के लिए तो गोमुखी अच्छा है। और दूसरा जो मार्केट में बिजनेस है, बिजनेस में आपको जब तक शेर नहीं बनोगे तो लोग दूसरे खा जाएंगे आपको, मतलब बिजनेस में आपको एग्रेसिव मोड में होना चाहिए। तो बिजनेस के अंदर सिंहमुखी को अच्छा बताया गया और घर में गोमुखी को अच्छा बताया गया। मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छे और दोनों ही बुरे हो सकते हैं, पर अगर किसी का साउथ वेस्ट बड़ा हुआ है तो वो चाहे गोमुखी हो चाहे सिंहमुखी हो, दोनों के लिए खराब होगा। चलिए मैं बोर्ड पे समझाता हूँ इस चीज़ को। सर, हाँ तो जी, आप जो बनाओगे ना, हाँ, आप एक बार थोड़ा सा साइड, ताकि वो जो बना रहे हैं ना, ओके, वो आपका जो इधर वाले थे ना वो छुप रहे थे आपसे, ठीक है, तो ठीक मैं है, हमारा इशारा आपको ये कर रहा था ना कि आप थोड़ा अच्छा, सा, अच्छा, तो वो दिखने चाहिए एक बार कि ठीक, अगर ऐसे व्यूअर ठीक, कि आपने बनाया क्या है वो मुझे दिखे भी तो आप जब बना के एक बार थोड़ा सा, मैं इशारा कर दूंगा आपको, जब थोड़ा सा साइड होना होगा। चलिए शुरू करो। चलिए देखते हैं। तो ये तो है आपका एक मकान। अगर इस प्लॉट के इस तरफ रोड है तो ये आपका सिंहमुखी कहलाएगा। अगर इस प्लॉट के इस तरफ रोड है तो ये आपका गौमुखी कहलाएगा, क्योंकि ये यहाँ से छोटा और यहाँ से बड़ा है। तो मान लीजिए इसका ये नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ है तो ये ओके है, चाहे वो गोमुखी हो चाहे सिंहमुखी हो। और अगर नॉर्थ वेस्ट बड़ा हुआ है तो इसे आपको ट्रीट करना ही पड़ेगा। विदाउट ट्रीट किए आप इस मकान को नहीं चला सकते, चाहे वो घर के लिए हो
चाहे वो आपके शॉप के लिए हो। तो यहाँ पर ये मिथ है, और ये मिथ बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस पे लोगों ने बहुत कष्ट भी पाया है। जैसे कि अगर आप अनुभव करें आपका शरीर कि एक टांग लंबी हो जाए, एक टांग छोटी हो जाए, तो कैसा होगा? नहीं है, चल पाएंगे, आपके जीवन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। एक हाथ लंबा हो और एक हाथ छोटा हो, तब भी बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर आपकी आंखों में भी कम ज़्यादा हो, या शरीर का कोई भी अंग थोड़ा बहुत भी डिसबैलेंस होगा, तो आपके जीवन में जो गड़बड़ आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि एक छोटा सा चुटकुला बताता हूँ। ये बातें कुछ इस प्रकार से है। एक व्यक्ति का हाथ कट गया बायां, जब वो चारा काट रहा था, तो दूसरे ने कहा कि ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि आपका दायां हाथ नहीं कटा, नहीं तो आपका जीवन ज़्यादा दूभर हो जाता। तो उसने कहा चारे की मशीन में तो मेरा दायां हाथ ही गया था, मैंने निकाल कर अपना बायां हाथ डाल दिया। तो ये चुटकुला तो बहुत चलता है, ये कुछ ऐसी बातें हैं कि हमने नॉर्थ ईस्ट बड़ा कर लिया। तो ऐसा कुछ मत करें। हालांकि नॉर्थ ईस्ट का बढ़ना शुभता को लेकर आता है, क्योंकि बृहस्पति का कोना बढ़ रहा है, परंतु कुछ चीज़ों में कमी जरूर आएगी, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अब कुछ और बातें करते हैं। टी को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। टी को लेकर सब, टी वाली भूमि का रेट आधा हो जाता है कई बार, और लोग बाग खरीदते नहीं हैं और डरते हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ये टी वाली भूमि है, ये हमारे लिए नुकसान कर देगी। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ठीक है, टी का मतलब होता क्या है। एक सड़क सीधा आकर आपकी बाउंड्री वाल को हिट कर रही है, और जब सड़क आपकी बाउंड्री वाल को हिट कर रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यातायात ऊर्जा आपके घर को हिट कर रही है। और ये ऊर्जाएं आपको दिखती तो नहीं है, पर घर में रहने वाले लोगों के जीवन में तनाव, परेशानियां, अवसाद, डिस्टर्बेंस, ये सब चीज़ें लेकर आती है। हमें एनर्जीज दिखती नहीं है, पर हम उसकी तरह एक्ट करते हैं जैसी एनर्जी में हम होते हैं। परंतु हर टी बुरा नहीं होता। जिस दिन आपको ये पता सूत्र मिल जाएगा, तो आप कम रेट में भी सही मकान खरीद पाएंगे। तो चलिए जानते हैं ये टी की कहानी क्या है। तो सबसे पहले टी होता क्या है, इसको मैं बोर्ड पर बनाकर दिखाता हूं। देखिए, मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है, और इस प्लॉट में ये आपका प्लॉट है, और इसमें एक रोड जा रही है, और ऐसे एक टी नुमा रोड आ रही है। ये रोड आपके सीधे जा रही है, और एक रोड सामने से आ रही है, और ये रोड आपके मकान पे कहीं ना कहीं हिट कर रही है। इसे हम टी जैसी शेप बन गई। आप देखिए, उल्टा टी दिख रहा है आपको, तो ये टी जैसी शेप बन गई। अगर रोड यहाँ से हिट कर रही है और ये सड़क है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर टी सा समझ में आएगा। वो तो चलो उल्टा था, ये आपको पूरा समझ में आएगा, इसलिए इसे टी कहते हैं। टी जैसा जंक्शन बन जाता है, और इसकी मतलब जो नेगेटिव यातायात ऊर्जा है, वो हमारे जीवन में असर डालती है। तो यहाँ टी कब शुभ होता है, कब अशुभ होता है, आज चलिए जानते हैं इस चीज़ को। देखिए, टी वैसे तो ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, पर अगर टी है और वो किसी एक पर्टिकुलर जोन में है जहां वो चल सकता है, तो उसको आप अपने जीवन में उस मकान को परचेस कर सकते हैं। और बाकायदा जैसा कि मार्केट में मिथ है, वैसा ही मिथ बनाए रखें। हाँ सब ये टी है, इसलिए हम रेट ज़्यादा नहीं देंगे, पर आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वो टी आपके लिए नेगेटिव नहीं होगा। पर जो नेगेटिव टी है वो सच में नुकसान करते हैं। चलिए मैं टी पे थोड़ी और रिसर्च की बात करूंगा। तो हम देखते हैं, ये आपका एक मकान है, और इस मकान में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, ठीक है। और इसमें मान लीजिए, वैसे तो दिशाएं 100% नहीं होती, हमें कहीं ना कहीं अपने कंपास से या अपने कुछ साधनों से दिशाओं को देखना पड़ता है कितने टिल्टेड है। पर एक बार को मैं मान लेता हूं कि 0 डिग्री है, और ये 180 डिग्री है, मतलब ये 0 डिग्री नॉर्थ है, 180 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये आपका 270 डिग्री है, ठीक है। और इस प्रकार से ये आपका कोई प्लॉट है। तो प्लॉट में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में अगर कोई टी पड़ रहा है, तो कभी नुकसानदायक नहीं है। ये आपका कहलाता है उच्च स्थान। हमारे ज्योतिष में इसका शब्द है उच्च स्थान। तो मैं यहाँ पॉजिटिव लगा देता हूँ, ये सब पॉजिटिव है। अगर इसमें आपके टी पड़ रहा है, तो ये टी आपके लिए अलाउ है, ठीक है। अब बुरा कौन सा टी है, यहाँ से 90 से लेकर, और 90 में अगर हम 45 जोड़ें तो कितना हुआ, 90 प्लस 45 आपका हुआ 135, मतलब ये 135 डिग्री है। तो आपका 90 से लेकर 135 डिग्री तक है माइनस, ये है नीच स्थान। नीच स्थान में टी बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर आपके यहाँ वाला टी है, तो ये आपको नुकसान निश्चित रूप से पहुंचाएगा।
और 180 135 से लेके 180 तक डिग्री तक का जो टी है वो पॉजिटिव है। इसलिए आप बिल्कुल मत घबराएं। अगर यहाँ टी है तो ये अलाउ है, ये क्रॉस है, ये आपके लिए अलाउ है। परंतु साउथ के 180 से लेके 270 तक ये पूरा का पूरा एरिया नेगेटिव है, इसमें किसी भी प्रकार का टी अलाउ नहीं है और इसके भारी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगर आपका टी यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है तो ये कभी अलाउ मत करें अपने जीवन के अंदर, इसके भारी परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं। अब 270 से 270 में भी हम 45 डिग्री जोड़ लें तो कितना बनेगा? 315 डिग्री। ये 315 डिग्री हो गया आपका। तो ये जो है यहाँ से 270 से लेके 315 डिग्री तक आपका शुभ टी है। यहाँ पर अगर आपके टी आता है तो ये आपके लिए अलाउ है, परंतु लास्ट 315 से 360 तक का जो टी है ये नेगेटिव है, ये टी आपके लिए अलाउ नहीं है। तो अब हमारे देखें तो हमारे प्लॉट के अंदर जस्ट आधे हिस्से में टी अलाउ है और आधे हिस्से में टी अलाउ नहीं है। जो ये पॉजिटिव हिस्सा है इसके बिल्कुल सामने का पूरा नेगेटिव है, ये जो पॉजिटिव हिस्सा है इसके सामने का पूरा नेगेटिव है, ये जो पॉजिटिव हिस्सा है इसके सामने का बिल्कुल नेगेटिव है। अगर हम इसके मतलब क्रॉस वाइज देखें तो हम देखते हैं कि जितने हमारे पास टी हैं उसके बिल्कुल 180 डिग्री पे आपका नेगेटिव टी भी आता है। तो पॉजिटिव टी और नेगेटिव टी दोनों तरीके के हमारे ज़मीन पर विद्यमान है। हालांकि ये लोगों को नॉलेज में नहीं है, हम हर टी को बुरा मानते हैं। अगर टी की वजह से कोई ज़मीन बहुत सस्ती मिलती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स ने लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर वास्तु के जो स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने अपनी कुछ रिसर्च की। उन्होंने बहुत सारे टी वाले मकानों को देखा। उन टी वाले मकानों में क्या खास बात देखी कि उनके क्या नुकसान है, उस पर उन्होंने मेहनत की। तो उन्होंने देखा कि वैसे तो वास्तु के अंदर दुकान या कॉमर्शियल प्लेस को अलग रखा है, मकान और कॉमर्शियल प्लेस अलग होना चाहिए ऑलवेज। परंतु बहुत सारे लोग आज के पैसे की कमी की वजह से, अपने पैसा कमाने की वजह से, जिससे कि किसी प्रकार का उन पर आर्थिक भार ना पड़े और उनके जीवन में आर्थिक उन्नति होती रहे, तो कई बार लोग अपने घर में ही कोई ना कोई दुकान, सड़क मतलब जो सड़क उनकी मेन सड़क होती है तो उसको देखते हुए दुकान बना लेते हैं। तो उन छात्रों ने, इसकी मैं पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता क्योंकि मैंने उनकी रिसर्च पढ़ी थी, तो उन छात्रों ने जिन्होंने इस रिसर्च की उन्होंने बहुत सारे मकानों पर रिसर्च की टी वालों को, और उन्होंने उसका एक हल निकाला। जिन मकानों में दुकान है उनमें टी का नुकसान नहीं होता, बल्कि उस दुकान में बिक्री बढ़ जाती है। अब ये मैं इसको बहुत ज़्यादा तस्दीक नहीं करता इस बात की, पर क्योंकि उनके रिसर्च जर्नल में ये छपा था तो मैंने आपको आपके लाभ के लिए इस बात को रखा। चलिए इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हैं, मैंने एक वीडियो के अंदर जहां वास्तु के अच्छे बुरे परिणामों के बारे में बोला था, तो मेरे वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था और उसने जवाब चाहा था कि आप कहते हो कि मंदिर के बगल वाला मकान अशुभ होता है, ऐसी कैसी बातें आप कर रहे हो वीडियो के अंदर। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। सिलेक्शन ऑफ लैंड की कुछ विशेष बातें होती हैं। तो सबसे पहली बात जो बिल्कुल जीरो लेवल पे होती है वो होती है मिट्टी का परीक्षण। फिर हम मंदिर और पीपल के वृक्ष पर भी आते हैं। तो मिट्टी का परीक्षण बहुत ज़रूरी है। तो मिट्टी का परीक्षण क्या होता है कि पुराने ज़माने में जो बहुत सारी आधुनिक टेक्निक्स नहीं होती थी, तो उस समय जिस मिट्टी में बहुत सारी दीमक हो, सांप बिच्छू हो, तो उस मिट्टी को मतलब हम लोग छोड़ देते थे। हम उसमें मकान बनाना मना करते थे ग्रंथ, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपके जीवन पे थ्रेट बना रहता था, आपके जीवन की समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती थी। आजकल लोग क्या करते हैं, पेस्ट कंट्रोल का पहले ट्रीटमेंट कराते हैं और फिर वहाँ पर अपनी बिल्डिंग खड़ी करते हैं। तो ये पुराने ज़माने का एक तोड़ है। दूसरा, पुराने ज़माने के ग्रंथों में जो दे रखा है मिट्टी का टेस्टिंग का, उसको उन्होंने उसके कलर के अनुसार, उसके टेस्ट के अनुसार व्यक्ति के कर्मों से जोड़ा है। जैसे कि कोई पीली मिट्टी जो है वो जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं उनके लिए अच्छा है। ऐसे ही लाल रंग की जो मिट्टी है वो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, या क्षत्रिय वर्ग का मतलब है कि जो मेन स्ट्रीम के अंदर काम कर रहे हैं, जिनका पराक्रम गिना जाता है, जैसे स्पोर्ट्समैन हो गए उनका पराक्रम गिना जाता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, उसका बल्ला चल रहा है तो वही उसका पराक्रम है। तो ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी के अंदर स्टेज पर इस तरह के काम करते हैं, उन सब के लिए लाल मिट्टी को उन्होंने अलाउ किया।
नौकरी पेशा लोगों के लिए काली मिट्टी अलाउ की। तो इस प्रकार से मिट्टी के कलर के हिसाब से भी कुछ बातें बताई गई हैं पुराने ग्रंथों में, जो आजकल संभव नहीं है। आजकल मकान बनाना ही संभव नहीं है, इतने महंगे मकान, इतनी महंगी ज़मीन, उसमें हम मिट्टी के कलर नहीं देख सकते। और जब बिल्डर ने बना दिया तो उसमें तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। पर अगर आपने ज़मीन खरीदी है, खरीदने जा रहे हैं, तो एक पुराने 2 नुस्खे और फटाफट बता देता हूँ। उसमें क्या है कि वो नुस्खे होते थे पुराने ज़माने में, शायद प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या नई घड़ी होती होगी, उस ज़माने में घड़ियाँ नहीं थी जब ये ग्रंथ लिखे थे। तो उस ज़माने में कैसे समय को मापते थे, वो कहते थे कि एक हाथ का गड्ढा खोदें, जिस ज़मीन पे आपको रहना है एक हाथ का गड्ढा खोदें और उसके बाद उसमें पानी भर दें, और पानी भर के 100 कदम आप उससे दूर जाएं और वापस आएँ। जब वापस आते हैं अगर पानी पूरा सूख जाता है तो उस ज़मीन पर मकान नहीं बनाना चाहिए। इसका मतलब बहुत प्यासी ज़मीन है, उसके अंदर नीचे पानी नहीं है। अगर जितना पानी का लेवल ज़्यादा बचेगा, मतलब उसमें टिका रहेगा, होल्ड करेगा पानी, वो ज़मीन अच्छी होगी। दूसरी बात, एक दूसरा नुस्खा बताते हैं कि आप एक हाथ का गड्ढा खोदें और उसके बाद उसको वापस निकली मिट्टी को वापस भर दें। तो भरने के बाद अगर उस लेवल से मिट्टी नीची है तो उस मकान को छोड़ देना चाहिए, वो आपके लिए लाभदायक नहीं है। अक्सर मिट्टी जब निकालते और वापस भरते हैं तो मिट्टी उस लेवल से ऊपर तक आती है ना, क्योंकि थोड़ी सी भुरभुरी हो जाती है। पर अगर उस लेवल से नीचे चले जाती है तो इसका मतलब वो ज़मीन खोखली है, आपका कभी मकान भी ढह सकता है, बैठ सकता है। तो इस प्रकार के बड़े देसी नुस्खे थे, उन सब का आपको ध्यान रखना होगा। परंतु उससे भी ज़्यादा मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि कभी भी कोई मकान ज़मीन खरीदनी हो तो उसकी हिस्ट्री देख लें। मैं बताता हूँ, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का मतलब ये है कि किसी मकान को हमने खरीदा तो हम पहले ये देखें कि जो पहले वाला व्यक्ति था उसके जीवन में क्या घटा। जैसे कि कई बार मैंने देखा कि एक दुकान हमारे जयपुर में कई बार बिकी, पर उसमें जो भी व्यक्ति आया वो बर्बाद होकर ही गया, उसका बिजनेस सफल हुआ ही नहीं। इसका मतलब उस ज़मीन में कुछ तो गड़बड़ है। कुछ मॉल बर्बाद हो जाते हैं, उनमें कोई पनपता ही नहीं है। तो हम अगर कोई व्यक्ति उसको उस ज़मीन से तरक्की करके जा रहा है तो वो ज़मीन शुभ है, और अगर उसमें बर्बाद होकर जा रहा है तो हमें उसका पूरा चेक करना होगा। इसका मतलब हिस्ट्री आप ज़रूर चेक करें कि वो व्यक्ति क्यों बेच रहा है और जो उससे पहले उसके पास्ट में क्या रहा। कई बार हिस्ट्री इस प्रकार से भी जांचनी चाहिए कि हम देखते हैं कि हाँ सब 50 साल पहले यहाँ शमशान था और आज प्लॉट कट गए और अब वहाँ पे मकान बन रहे हैं। तो इस तरह की अगर हिस्ट्री हमें पता लग जाए तो हम बहुत ज़्यादा ऐसे रिस्क से बच सकते हैं। तो अब बात करते हैं पीपल के पेड़ और मंदिर की। तो वास्तु ग्रंथों में लिखा है कि घर के बिल्कुल बगल में पीपल का पेड़ और मंदिर नहीं होना चाहिए, मतलब इनकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। तो मेरे को बड़ा अजीब सा कमेंट आया कि आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हो। तो ये बात मैं नहीं कर रहा, ये ग्रंथ कर रहे हैं, पर इसके पीछे का कारण क्या है वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि पुराने ज़माने में शायद लेमैन को सिर्फ थोड़ी सी बातों से समझा दिया जाता था कि इससे नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, तो लोग नहीं करते थे। पर आजकल साइंटिफिक युग है तो कुछ ना कुछ कारण देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके पीछे जो मेरी समझ है कि मंदिर अगर आपके घर के जस्ट बगल में हुआ, छाया पड़ने का मतलब है कम से कम इतनी दूरी होनी चाहिए। मतलब मंदिर होना बुरा नहीं है, पर उसमें आपके घर में और मंदिर में दूरी होना बहुत ज़रूरी है। मंदिर एक सार्वजनिक स्थल है जहाँ पर लोग दिन भर आते रहते हैं, कभी जागरण होता है, कभी घंटे बजते हैं, कभी कीर्तन होता है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका डिस्टर्बेंस बढ़ेगा। तो जहाँ सामाजिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती हों उसके बगल वाला अगर आपका मकान हो तो आपके लाइफ में भी डिस्टर्बेंस बढ़ेगा। और उस डिस्टर्बेंस, हालांकि मंदिर एक बहुत शुभता वाली जगह है, उसमें आप भी जाएंगे तो आपको भी शुभता मिलेगी, पर बगल में एकदम होना आपके लिए कई बार कष्टकारी होता है। आपके मकान के आगे खूब सारी गाड़ियाँ लग जाएंगी, फिर आपको रोज़ किसी न किसी कारण से जूझना पड़ेगा लोगों के साथ। तो इस तरह की कुछ अनपेक्षित समस्याएं आपके जीवन में बनी रहेंगी। तो एक तो ये कारण हो सकता है। और पीपल का वृक्ष, आपको बताऊं, इतना शुभ वृक्ष माना गया हमारे ज्योतिष में, वास्तु में, क्योंकि कहा है भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो सीधा भगवान का रूप है। मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों को श्वास संबंधी समस्याएं, वो दिन में एक बार पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर लंबी लंबी सांस खींचें, आपके जीवन में धीरे धीरे आपके फेफड़ों संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला अगर कोई वृक्ष है तो वो पीपल वृक्ष है, और ऐसा भी कहा जाता है कि 24 घंटे देता है।
अब इस बारे में मैं पुष्टि नहीं कर सकता, परंतु ये बहुतायत में कहा जाता है कि सारे वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और दिन में ऑक्सीजन देते हैं, पर पीपल का वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन देता है और दिन में भी ऑक्सीजन देता है, ऐसा कहा जाता है। चलिए इस बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि पीपल के वृक्ष को अपने घर के बगल में क्यों नहीं सही बताया, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें बहुत आसपास की दीवारों को खोखला कर देती है। जब आपके घर के अगर बगल में पीपल का वृक्ष होगा तो उसकी जड़ें आपकी दीवारों में दरारें पैदा कर देंगी और कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ पैदा कर देगी, पहली चीज़। दूसरी बात, क्योंकि पीपल के वृक्ष से हमारी बहुत सारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर लोग बहुत सारे पूजा पाठ, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी जिनको आप रोक नहीं सकते। तो आपके जीवन में फिर वापस से डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा। तो मैं वापस से बोलता हूँ कि पीपल का वृक्ष आपके बगल में नहीं, अगर कुछ दूरी पर है तो उसका आशीर्वाद रोज प्राप्त करें। और पीपल के वृक्ष को काटना भी एक महापाप है, इसलिए आप अपने घर पीपल के वृक्ष के बिल्कुल बगल में घर ना लें, जिससे आपकी नींव कमजोर ना हो, आपकी दीवारें खराब ना हो, परंतु साथ ही साथ आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ऐसी बहुत सारी भ्रामक बातें हैं जिनको लेकर लोग डिस्टर्ब रहते हैं। तो सही साइंटिफिक सोच से अगर हम चलें तो हम हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। वैसे सिलेक्शन ऑफ लैंड के अंदर और भी बहुत सारे रूल हैं, सिर्फ मंदिर और पीपल का वृक्ष इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके गेट के सामने कोई जन्नल पेड़ भी है तो उसे वेद कहते हैं। घर के गेट के सामने खड्डा है तो उसे भी वेद कहते हैं। वेद का मतलब होता है हर्डल्स, आपके जीवन में समस्या आनी शुरू होती है। अगर घर के बिल्कुल सामने गवर्नमेंट का ट्रांसफार्मर है, वो भी नेगेटिव एनर्जीज देता है। विदेशों में आजकल कोई भी प्लॉट लेते हैं लोग या किसी मकान में जाते हैं तो ईएमएफ मीटर यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड जो देखता है उसके साथ चेक करते हैं, अगर वहाँ ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा है तो आपके जीवन में कष्ट दे रही है। आज हमारी बिजली की तारें, मोबाइल और अनगिनत तरीके से ईएमएफ की वैल्यू बढ़ी हुई होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हमें हार्म पहुंचा रही होती है। तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और मकान ऐसा होना चाहिए जिसमें खूब पेड़ पौधे लग सके। जिस मकान में पेड़ पौधे पनपेंगे वो मकान शुभ है, इस बात का ध्यान रखना। बंजर भूमि नहीं होनी चाहिए। तुलसी जी का पनपना घर का सबसे बड़ा टेस्ट है। कुछ घरों में तुलसी जी नहीं पनपती, इसका मतलब वहाँ कोई बड़ा दोष है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। दूसरा यह है कि एक बड़ा अच्छा सा उपाय देते हैं, प्राचीन उपाय है। जब जिस घर के अंदर आपको अपना जो आपने सिलेक्शन ऑफ लैंड किया है, आपने जब ज़मीन खरीद ली है तो उसमें करीब 48 घंटे गाय और गाय का बछड़ा आप रख दें, उससे आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी। दूसरा, जब हमें ज़मीन का बहुत भविष्य नहीं पता, सॉरी भविष्य नहीं, हिस्ट्री नहीं पता, तब हमें एक काम करना चाहिए, 6 फीट की मिट्टी खुदवा कर उसको बदल देनी चाहिए अच्छी किसी उपजाऊ मिट्टी को, उससे मतलब किसी अच्छे खेत की, किसी अच्छी क्वालिटी की मिट्टी वहाँ भर दें, तो उससे भी वास्तु का शोधन हो जाता है, उस ज़मीन का शोधन हो जाता है। ऐसी छोटी बातों का ध्यान रखें तो उस ज़मीन से हम बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी नींव और इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल मुद्दे हैं जो मैं आगे के वीडियोस में लाता रहूँगा समय समय पे। आज बस इतना ही। आप सबका जीवन मंगलमय हो। इस वास्तु के नियमों को अपने जीवन में जोड़ें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करें। धन्यवाद।